हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें और बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक कारणों की, 1857 की क्रांति के आर्थिक जो कारण थे उनमें हम लोग चर्चा कर चुके। कुछ थोड़ी सी हमने बात करी थी स्थायी बंदोबस्त की, और हमने बात कर ली रैयतवाड़ी व्यवस्था की, कब कब कहाँ कहाँ लागू की गई, कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, कौन कौन से क्षेत्रों में, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके। आज उसी कड़ी में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था, अब देखो समझना, महल का मतलब ही क्या है? महल का मतलब होता है गांव, और वाड़ी का मतलब होता है बंदोबस्त। महल, महल प्लस वाड़ी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। महल का कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। तो महल का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा गांव, और प्लस क्या है? वाड़ी। वस्तुतः गांव की, संपूर्ण गांव की व्यवस्था, वाड़ी का मतलब बंदोबस्त बोल देते हैं, है ना। वाड़ी मतलब बंदोबस्त, बंदोबस्त, ठीक है ना। संपूर्ण गांव के लिए एक बंदोबस्त कर दिया। वाड़ी का मतलब क्या है? बंदोबस्त। देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक सचिव हुआ करते थे जिनका नाम था, देखो इतनी देर से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली ना, अब थोड़ा सा मन हमारा रुकने का कर रहा है। किसका रुकने का मन कर रहा है? हॉल्ट करने का मन कर रहा है। रुकना मतलब क्या? हॉल्ट करना। तो देखो, इतनी सारी व्यवस्थाएं पढ़ ली कि अब हमें थोड़ा सा रुकने का मन कर रहा है। महल में, गांव में रुकने का मन कर रहा है कि आराम से गांव में 2-4 दिन रुके और मस्ती से थोड़े से कुछ मजे किए जाएं। तो गांव में, महल का मतलब पहली बात तो गांव याद रखना, गांव में आपको क्या करना है बेटा? रुकना है, हॉल्ट करना है। क्या करना है? हॉल्ट करना है। और इसी से शब्द याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी। क्या शब्द याद रखेंगे? हॉल्ट मैकेंजी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव हुआ करते थे हॉल्ट मैकेंजी। इन हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों को एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके उत्तर पूर्वी जो भारत था, उत्तर पूर्वी भारत में राजस्व व्यवस्था के सुधार के लिए कुछ उन्होंने सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा कि यहां की जो भूमि है, उस भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। भूमि का क्या किया जाना चाहिए? सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, ताकि लगान निर्धारित की जा सके। और साथ ही साथ भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का अभिलेख तैयार करना चाहिए। वो जो भूमि है, जिस व्यक्ति की भूमि है, उस व्यक्ति की भूमि के क्या क्या अधिकार हैं, उसके उन अधिकारों के भी रिकॉर्ड तैयार करवाना चाहिए। और फिर उन्होंने तीसरी चीज कही कि ग्राम से जो राजस्व संग्रह की जो व्यवस्था है, गांव से राजस्व संग्रह की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था मुखिया के माध्यम से, मुखिया जिसे लंबरदार कहा जाता था। क्या चीज? लंबरदार। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो, मैंने आपको कहा ना कि संपूर्ण गांव को एक महल मान लिया जाता था, और महल मान करके वहां किसान अपने लिए एक मुखिया का चयन करते थे, और इस मुखिया के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व जमा हो जाता था। और यही मुखिया इस व्यवस्था में क्या कहलाता था? लंबरदार कहलाता था। क्या कहलाता था? लंबरदार। इस लंबरदार के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था रखी गई। यह सुझाव दिया था किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब दिया? 1819 में। और जब उन्होंने ये सुझाव दिया तो 1822 ईस्वी में एक रेगुलेशन पारित किया गया, रेगुलेशन 7। ये महत्वपूर्ण है, यहां से सुनना बेटा, कि महलवाड़ी व्यवस्था को कौन से रेगुलेशन और कब जो है लागू किया गया। तो 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के माध्यम से ये जो सुझाव दिया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, इस सुझाव को कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया। और प्रदान करने के बाद में अवध, पंजाब,
ये जो प्रांत थे अवध और पंजाब के प्रांतों में होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया, लागू कर दिया। संपूर्ण मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों को मिलाकर के ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर, कितने, ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसी व्यवस्था का दूसरा नाम मिलता है, अवध में इसको क्या कहा जाता था, तालुकेदारी। क्या कहा जाता था, तालुकेदारी। मध्य प्रांत में क्या कहा जाता था, मालगुजारी। क्या कहा जाता था, मालगुजारी। लेकिन एक विशेष बात आपको लोगों को और याद रखना है कि सर्वप्रथम इस व्यवस्था को लागू जो किया गया था वो अवध और आगरा के कुछ क्षेत्रों में किया गया था। अवध और आगरा के क्षेत्रों में लगाया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में तो देखिएगा। कब वे किसके द्वारा, देखिएगा 1922 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इस व्यवस्था को सर्वप्रथम अवध व आगरा के कुछ क्षेत्रों में, अवध व आगरा के कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। क्या था ये व्यवस्था, तो देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मान लिया जाता था, एक इकाई मानकर राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, राजस्व वसूलने का कार्य मुखिया के माध्यम से देखिएगा कि मुखिया को लंबरदार कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, याद रखना कि मुखिया को क्या कहा जाता था, लंबरदार।
इस व्यवस्था को अवध, आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत, को मिलाकर ब्रिटिश भारत के कुल ब्रिटिश भारत के कुल 30% भूभाग पर लागू किया गया। वेरी मोस्ट नोट कि अवध में इसे तालुकेदारी, वे मध्य प्रांत में इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत में इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाता था। लास्ट बात, पहले इसको समझो और फिर अपन इसी के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। क्या बेटा जी, अब इस व्यवस्था के तहत राजस्व वसूला कैसे जाएगा? भाई हमने कहा कि संपूर्ण गांव को इकाई मान लिया, एक लंबरदार नियुक्त कर दिया और लंबरदार नियुक्त करके लंबरदार राजस्व एकत्रित करेगा और वो एकत्रित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। ये बात तो हमने कर ली, लेकिन ये लंबरदार जो है वो लंबरदार राजस्व वसूला कैसे, क्या आधार है उसके पास में? तो उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रावधान किए। क्या प्रावधान किए कि भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया। भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर भूमि का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। 3 वर्ग आधार बना दी गए, उपजाऊ भूमि, मध्यम भूमि और बंजर भूमि। और ये वर्गीकरण करने के बाद में उसी भूमि के वर्गीकरण के आधार पर उस भूमि का किराया नियत किया जाता था। उस भूमि का क्या किया उन्होंने? किराया नियत किया। सबसे ज्यादा राजस्व वसूला जाता था, लगभग 66%। कितना? 66%। बहुत ज्यादा था, किसानों की हालत खराब थी। अब यहां पर भी क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था थी। भ्रष्ट व्यवस्था कैसे बेटा, ध्यान देना। मैंने अभी कहा कि राजस्व वसूलने के लिए भूमि का वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया, उपजाऊ कर दिया, मध्यम बना दिया और बंजर बना दिया। तो बीच की जो सरकारी मशीनरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मशीनरी ने भारतीय किसानों के ऊपर कुछ अत्याचार किए। कैसे अत्याचार किए? उन्होंने रिश्वत मांगना प्रारंभ किया और रिश्वत मांगने के लिए उन्होंने कहा कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो आपकी जो भूमि है उसको हम उपजाऊ में दर्शा देंगे। क्या कर देंगे? उपजाऊ भूमि में दर्शा देंगे। और उपजाऊ भूमि में यदि दर्शा दिया तो फिर उसको राजस्व ज्यादा देना पड़ता था बेचारे जी को।
तो इसलिए ये चीजें, इसमें बहुत सारी खामियां थी, और खामियां होने के कारण 1833 ईस्वी में, ध्यान देना, 1833 ईस्वी में बेंटिंग महोदय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया, तो इस चार्टर अधिनियम के तहत इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुछ इसी व्यवस्था में कुछ सुधार किए। क्या सुधार किए, केवल समझना, इतना डीप में आपको वैसे मतलब नहीं है, केवल समझना इस चीज को, ठीक है। क्या क्या सुधार किए? अलग अलग भूमि के लिए औसत किराया निर्धारित कर दिया, पहली चीज। और पहली बार राजस्व वसूल करने के लिए मानचित्र और पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया, और इस व्यवस्था को 30 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया। और इसका सारा का सारा जो निर्देशन, इसका जो कार्य दिया गया, इसका कार्यभार जो दिया गया था, वो दिया गया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन बर्ड। क्या नाम था? मार्टिन बर्ड। इस मार्टिन बर्ड के निर्देशन में ये सारा का सारा कार्य दिया, और इसी कारण मार्टिन बर्ड को उत्तर पश्चिम भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर पश्चिमी भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता था। फिर आगे चल करके 1855 ईस्वी में, कब? 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राजस्व दर को थोड़ा कम किया, 50% किया। प्रारंभिक 3 वर्षों में ही केवल कानपुर वाला जो क्षेत्र था, इस कानपुर वाले क्षेत्र में क्या किया गया, माफ करना, डलहौजी ने बढ़ाया, 50% कर दिया, आधा ही लेने लग गए। पहले तो 66% किसानों को इस हिसाब से था। तो इस समय ऐसा हुआ कि लगभग 238 जमींदार जो थे, किसान जो थे, इन किसानों को अपनी सारी की सारी जमीन से हाथ धोना पड़ा। और कारण, सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि किसान जो थे वो राजस्व जमा करवाने में असफल हो रहे थे। 50% कोई राजस्व दिया जाता है क्या? हालत खराब हो गई किसानों की। और इसलिए वो क्या करते थे कि अपनी जो जमीन है, इस जमीन को या तो व्यवसायी वर्ग या फिर साहूकार जो थे, इन साहूकारों के हाथों उन्होंने गिरवी रखा, और गिरवी रख करके राजा, जो वो पैसे की व्यवस्था होती थी, उस पैसे के माध्यम से वो राजस्व चुकाते थे। और कारण ये हुआ कि ज्यादातर जो भूमि थी वो व्यवसायी और साहूकार वर्ग के हाथों में चली गई, और व्यवसायी और साहूकार वर्ग के हाथों में चला गया। तो 1857 ईस्वी में तालुकेदार जो होते थे, बीच वाले बिचौलिए, इन तालुकेदारों ने एक तरीके से क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। तालुकेदारों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो 2 लाइनें मैं इसमें लिख रहा हूं कि इस व्यवस्था में भूमि का वर्गीकरण, इस व्यवस्था में भूमि का वर्गीकरण उपजाऊ, मध्यम और बंजर, उपजाऊ, मध्यम वे बंजर भूमि के रूप में किया गया, के आधार पर ही राजस्व वसूला गया। चलिए, कि बेंटिंग ने 1833 ईस्वी में इस व्यवस्था में अनेक सुधार करवाए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेंटिंग ने कौन सी व्यवस्था में सुधार करवाया था? अनेक सुधार करवाए।
जैसे अलग अलग भूमि हेतु, अलग अलग भूमि हेतु औसत किराया निर्धारित किया, औसत किराया निर्धारित किया। और पहली बार राजस्व वसूलने हेतु मानचित्र व पत्रिकाओं का उपयोग किया गया, मानचित्र व पत्रिकाओं का उपयोग किया गया। नोट, कि मार्टिन बर्ड को, ये सारा का सारा जो कार्य किया गया मार्टिन बर्ड के निर्देशन में किया गया था, इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर पश्चिमी राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत की राजस्व व्यवस्था का, भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण में हमने तीन विशेष रूप से है जो व्यवस्थाओं की बात करी। एक तो हमने स्थायी बंदोबस्त की बात करी बेटा, एक हमने रैयतवाड़ी की बात करी, एक हमने बात कर ली माहलवाड़ी की। एक शब्द अनऔद्योगिकरण, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना इसको। अनौद्योगिकरण, 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 औद्योगिकरण, अनौद्योगिकरण, अनौद्योगिकरण क्या है? अनौद्योगिकरण 1850 से लेकर के 1800 ईस्वी से लेकर के 1850 के मध्य का ये जो काल है वो अनौद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। क्या है अनौद्योगिकरण, इसके पीछे इसको ध्यान से समझिएगा। अनौद्योगिकरण का जो सबसे प्रमुख कारण था वो कारण था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। अब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कैसे, सुनना समझना है इस चीज को। अंग्रेज भारत से कच्चा माल प्राप्त करते थे और कच्चा माल प्राप्त करके, क्योंकि मैंने कहा भारतीय लोगों की स्थितियां इतनी ज्यादा दयनीय हो गई थी, क्योंकि भारतीय लोगों से चुंगी जो है वसूल ली जाती थी लगभग 95% चुंगी। अब उस स्थिति में भारतीय व्यापारी व्यापार करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। व्यापार नहीं करे तो खाए क्या, और व्यापार करे तो बचाए क्या? क्यों केवल 5% में काम करना चाहे बस, और कुछ नहीं। तो यहां से भारतीय लोगों से कच्चा माल प्राप्त कर लेता था, इंग्लैंड भेजा जाता था, वहां से मशीनों से पुनः तैयार होता था, और तैयार होने के बाद उसी माल को वापस भारतीय बाजारों में वापस खपत कर देते थे।
और भारतीय बाजारों में खपत करने के साथ ही साथ भारत में ऊंची दर से बेचा जाता था, उसको बहुत ज्यादा महंगा बेचा जाता था। और ये इसी कारण सबसे बड़ा एक चीज क्या हुई कि भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था, ये हस्तशिल्प उद्योग एक तरीके से समाप्त हो गया। और जब ये हस्तशिल्प उद्योग एक तरीके से समाप्त हो गया तो इस संबंध में बेंटिक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में पड़ी। भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में पड़ी है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय बुनकर था, उनका हस्तशिल्प उद्योग था, इस हस्तशिल्प उद्योग को इन निकम्मे अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वहीं जॉन सुलिवान या सॉवलिन नाम मिलता है, उनका एक और महत्वपूर्ण देखो कथन है। उन्होंने क्या कहा कि ये अनऔद्योगिकरण की जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, ये नीति अंग्रेजों की ये नीति जो थी वो स्पंज की तरह कार्य करती थी। किसकी तरह? स्पंज की तरह। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो अंग्रेजों की ये नीति है वो स्पंज की तरह कार्य करती थी। स्पंज की तरह आप समझते हो ना, कि एक बार पोचा मानते हो ना, वो स्पंज जो होता है, कहीं पानी गिर गया हो उसके ऊपर जैसे ही रखते हैं तो ये सारा का सारा पानी उसको सोख लेता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों ने ये जो नीति अपनाई, ये नीति स्पंज की तरह कार्य करती थी, जो गंगा घाटी का माल चूस करके लंदन की टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देती थी। गंगा घाटी का माल चूस करके लंदन कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे था। तो उसने कहा कि गंगा नदी घाटी का माल चूसती थी और चूस करके उसको टेम्स नदी के किनारे क्या कर देती थी? उड़ेल देने का कार्य करती थी। भारतीय लोगों की स्थितियां बहुत बुरी थी, क्योंकि बेंटिंग ने कहा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां जो थी वो मैदानों में पड़ी थी। इस तरीके से भारतीय लोगों का हनन किया गया, इनके साथ दुराचार किया गया। ठीक है, क्योंकि लगभग 95% टैक्स वसूल लेते थे, कुछ बचता नहीं था। और वहीं अंग्रेजी व्यापारियों से आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2%, 3%, 3.5%, इससे ज्यादा वसूला नहीं जाता था। अनौद्योगिकरण तो देखिएगा कि बीआईसी ने भारत को केवल कच्चे माल का केंद्र बना दिया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के तहत भारतीय कच्चे माल को लंदन भेज दिया जाता था।
पुनः तैयार कर, पुनः तैयार कर भारत में उसे महंगी दरों पर बेचा जाता था। भारतीय व्यापारियों से 95% तक टैक्स वसूल लिया जाता था। बेंटिंग का कथन, कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां, भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में पड़ी है। ठीक है, एक लाइन इसमें मैं यहीं पे जोड़ देता हूं कि 95% तक टैक्स वसूला, तो भारतीय हस्तशिल्प समाप्त हो गई। भारतीय हस्तशिल्प समाप्त, हस्तशिल्प उद्योग समाप्त हो गया। यही जॉन सावलिन का क्या कथन मिलता है कि अंग्रेजों की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यह नीति, यह प्रणाली, अंग्रेजों की यह प्रणाली स्पंज की भांति कार्य करती है। जो गंगा घाटी का माल चूस कर लंदन की टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देती है। ठीक है, तो ये कथन, दो कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना बेटा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये कथन आपके बन जाते हैं, है ना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बात करते हैं यदि हम लोग, तो कृषि का भी वाणिज्यीकरण कर दिया गया। कृषि का क्या कर दिया गया? वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब क्या था कि खाने योग्य फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन और इसे भारतीय किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने के लिए मालवा एमपी में चीन की, माफ कीजिएगा, कि अफीम की खेती की गई। 1813 में ये वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ
और 1853 ईस्वी में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए जबरदस्ती भारतीय लोगों से नकदी फसलें तैयार करवाई जाती थी, जैसे कपास हो गया, नील हो गया, रेशम हो गया, सूरा हो गया, अफीम हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है जबरदस्ती भारतीय लोगों से करवाई गई। आगे बात समझिए। तंबाकू की खेती, किसकी खेती? तंबाकू खेती। पूर्वी क्षेत्रों में यदि विशेष रूप से बात करें तो नील, चाय, रेशम की खेती। गुजरात में तंबाकू की खेती को प्रोत्साहन दिया। तो कृषि का भी क्या कर दिया गया? वाणिज्यीकरण कर दिया गया। कृषि क्या? वाणिज्यीकरण। ठीक है, पूछा जा सकता है देखो कि निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण में शामिल है, कौन सा आर्थिक कारण में शामिल नहीं है। तो खाने योग्य फसलों के आधार, खाने योग्य फसलों के स्थान पर भारतीय किसानों से जबरदस्ती वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करवाया गया। करवाया गया। जैसे कपास, नील, अफीम, गन्ना, तंबाकू, चाय, रेशम, रबर इत्यादि। महाराष्ट्र में कपास उत्पादन करवाया। चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा फर्स्ट ग्रेड में, ध्यान रखना। चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु मालवा एमपी में अफीम की खेती करवाई गई। ठीक है, गुजरात में तंबाकू की खेती करवाई गई। गुजरात में तंबाकू की खेती करवाई गई।
तो इन समस्त चीजों से अब सबसे बड़ी नुकसान की चीज क्या थी बेटा, है ना? जैसे पूर्वी क्षेत्रों में नील की खेती, है ना, पूर्वी क्षेत्रों में नील की खेती, अब इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ भाई, जब लगातार इस प्रकार की फसलें बोते हैं, तो लगातार की जब इस प्रकार की फसलें बोते हैं तो नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि भूमि की उर्वरकता क्षमता घट जाती है, उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो एक तरीके से बंजर नील की खेती करने के बाद में वहां जमीन में बचता क्या है, कुछ नहीं। तो बहुत बुरी स्थितियां थी किसानों की। और ये वाणिज्यकरण करवाने के पीछे केवल सुनना है, समझना है, लिखना नहीं है। वाणिज्यकरण करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो धनवान बन गए थे, इतना पैसा लूटा गया देखो। और ये लोग ब्रिटेन में जाकर के राजशाही और भव्य जीवन जीते थे, और इसीलिए वाणिज्यकरण के कारण क्या प्रभाव पड़ा उसका बात बता रहा हूं। ब्रिटेन में इन्हें भारतीय नवाब कहा जाता था। इतनी बुरी स्थितियां कर दी थी, भारतीय लोगों से जबरदस्ती नकदी फसलें करवाई गई, है ना, जबरदस्ती जो है इस प्रकार का चीजें थोपी गई किसानों के ऊपर, क्रूर रूप से अत्याचार किया गया। और इसी कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे, ये कर्मचारी भी बहुत ज्यादा धनवान बन गए थे। यहाँ से पैसा कमाने के बाद ब्रिटेन जाकर के बड़े राशि ठाट बाट के साथ में ये रहते थे, और राशि ठाट बाट में रहने के कारण ही इन्हें भारतीय नवाब कह करके पुकारा जाता था वहां पर। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिए, तो ये हमने बात कर ली बेटा आर्थिक कारणों की। अगला जो हमारा कारण है वो है धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति के पीछे क्या धार्मिक कारण थे? तो धार्मिक कारण की यदि हम बात करते हैं तो एक सीधा सीधा केवल शब्दों में ध्यान रखना, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय विशेष रूप से, लेकिन उससे पूर्व भी भारतीय लोगों के धर्म के साथ में कई बार खिलवाड़ किया गया। जैसे 1813 के यदि चार्टर अधिनियम की यदि हम बात करते हैं तो 1813 का चार्टर अधिनियम, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दे दिया गया। 1813 का जो चार्टर अधिनियम, बहुत ध्यान से सुनना समझना, इसकी मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, धार्मिक निर्योग्यता कानून के पीछे की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको, केवल दिमाग में रखना आपको कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिला कि आप यहाँ भारत में आ सकते हो और आकर के यहाँ पर आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। बस ये इतनी बात रखी गई। 1830 तक इन्हीं ईसाई मिशनरियों को ऐसा अधिकार दे दिया गया कि आप भारत में किसी भी व्यक्ति को ईसाई बना सकते हो। कितनी बड़ी बात थी ये, आप सोचो। और 1850 में तो हद ही हो गई, लॉर्ड डलहौजी के समय 1850 में एक अधिनियम जारी किया गया, और इस एक्ट जारी किया गया, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारतीय व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने पर उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ध्यान देना कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है, धर्म परिवर्तित करने के बाद में वो ईसाई बन जाता है, क्या बन जाता है? ईसाई बन जाता है। तो ईसाई बनने के बाद में उसकी मिलने वाली पैतृक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति का मतलब पिताजी की जो अब तक जो संपत्ति कमाई जाती थी, इस पैतृक संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यदि पिताजी ने किसी कारण से उसको बेदखल कर दिया तो उसके बावजूद भी जो है उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1850 में इस प्रकार का कानून लाना भारतीय लोगों के धर्म के साथ में खिलवाड़ करने से कम नहीं था।
और साथ ही साथ एक और बड़ी खतरनाक बात हुई बेटा। क्या खतरनाक बात हुई कि भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए दो नए पद सर्जित किए गए, एक पादरी लेफ्टिनेंट और दूसरा कर्नल मिशनरी। पादरी लेफ्टिनेंट और कर्नल मिशनरी के भी दो पद सर्जित किए गए, जो जबरदस्ती भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का कार्य करते थे। स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया गया। अच्छा, ये जो दो लोग विशेष रूप से आए, पादरी लेफ्टिनेंट और कर्नल मिशनरी, ये लोग किन लोगों को टारगेट करते थे? देखो ध्यान से सुनना। ऐसे लोग जो बेरोजगार हो, जिनको पैसे की जरूरत हो तो उनको धन का लालच देते थे। गरीब हो उनको भी जो है धन का लालच देते थे। अनाथ बालक है जय भाई, जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो उन लोगों को भी वो क्या करते थे? बेला फुसला करके ये चीजें करते थे। विधवा है तो इनको जबरदस्ती क्या बना दिया जाता था? ईसाई बना दिया जाता था। वहां के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री का एक कथन, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, माफ करना। उनका एक कथन है कि हमें ईसा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि जिन्होंने हमें भारत जैसा देश शासन करने के लिए संचालित किया है, और हम हमारे ईसा का सारा का जो परचम है वो संपूर्ण भारत वर्ष में लहरा देंगे। इस प्रकार का कथन मिलता है कि किस प्रकार से भारतीय लोगों के धार्मिक धर्म के ऊपर क्या है, कुठाराघात किया गया। आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा निषेध कर दिया गया 1829 में। यह भी भारतीय धर्म के साथ में जो है खिलवाड़ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से रेगुलेशन 1829 का भाग 17, इसके द्वारा सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया, और 1830 ईस्वी के आसपास बंबई और मद्रास तीनों प्रांतों में भी इसको क्या कर दिया था? निषेध घोषित कर दिया गया। एक 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया लॉर्ड डलहौजी के समय। वस्तुतः ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बेटा, ध्यान रखना। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850, ठीक है। सती प्रथा निषेध, उसका आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी भारतीय लोगों के धार्मिक धर्म के साथ कुठाराघात था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से अधिनियम लागू किया गया। विधवाओं को हालांकि एक नया जीवन जीने का अधिकार मिला था, लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय लोगों में रूढ़िवादिता थी, भारतीय धर्म में कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता थी, और इस रूढ़िवादिता के कारण जो है वो इन चीजों को अपने खिलाफ मानते थे। वो इन चीजों को क्या मानते थे? अपने खिलाफ मानते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। धार्मिक कारण। फिर एक चीज और इसमें आप और ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय लोगों के लिए समुद्र बहुत ज्यादा प्रिय था। समुद्र को पार करके जाना उनके लिए ठीक नहीं माना जाता था। तो बर्मा के साथ आंग्ल बर्मा जब युद्ध लड़ा गया तो भारतीय लोगों को जबरदस्ती जमरन समुद्र पार भेजा गया। तो भारतीय लोगों ने, सैनिकों ने कहा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर, जब धार्मिक कारण की बात कर रहे हैं तो चर्बी वाले कारतूस की बात क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो धर्म के साथ कुठाराघात था बेटा, वो धर्म के साथ कुठाराघात था, लेकिन वो तात्कालिक कारण है। क्या है? तात्कालिक कारण है 1857 की क्रांति का, ठीक है। देखिएगा, धार्मिक कारण, इसमें पहला चीज धार्मिक निर्योग्यता कानून। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850।
कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यक्ति को ईसाई बनने पर उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोट। एक चीज और लिख देता हूं कि इसी अधिनियम के तहत भारत में भारतीयों को ईसाई बनाने हेतु दो नए पद पादरी लेफ्टिनेंट व कर्नल मिशनरी सृजित किए गए। जो भारतीय बेरोजगारों अनाथों गरीबों विधवाओं इत्यादि को ईसाई बनाने का कार्य करते थे। नोट। अठारह सौ 13 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में पहली बार
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया। अठारह सौ 30 ईस्वी तक उन्हें भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का अधिकार प्रदान दे दिया गया। ईसाई बनाने का अधिकार दे दिया गया। धार्मिक निर्योग्यता कानून के तहत ही स्कूलों में बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। स्कूलों में बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी व ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विद्यासागर के प्रयासों से यह अधिनियम पारित कर भारतीय विधवाओं को एक नया जीवन जीने का अवसर प्रदान किया।
परंतु रूढ़िवादी भारतीयों ने इसे अपने धर्म के साथ खिलवाड़ माना। सती प्रथा रोक 1829 ईस्वी लॉर्ड विलियम बेंटिंक वे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ठीक है प्यारे साथियों, एक क्लास हमारी और बची है, थोड़ी सी हम बात करेंगे उसमें प्रशासनिक कारण और तत्कालीन कारण, और साथ ही साथ इस विद्रोह की योजना कहाँ पर बनी और किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों के नेतृत्व में ये विद्रोह संपन्न हुआ। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग हमारी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।